हेलो एवरीवन, हैशटैग एजुकेशन अड्डा ऑफिशियल चैनल पर आप सबका स्वागत है। माई सेल्फ सोनम सिंह। गाइज, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके सामने एक क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की विवेचना कीजिए। डिस्कस द स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। अगर इस क्वेश्चन की बात करें गाइस, तो ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का ये पेपर है। जो भी स्टूडेंट बीएड फर्स्ट ईयर में हैं, ये पेपर उनके लिए है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान वर्ड्स लग जाए या मनोविज्ञान वर्ड लग जाए तो वो जो है पेपर सेकंड में ही आता है। पेपर सेकंड का नाम क्या है? साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, जिसकी हिंदी होती है अधिगम का विकास एवं मनोविज्ञान। और गाइस, बीएड फर्स्ट ईयर में आपको सारे पेपर करने के लिए 3-3 घंटे का समय दिया जाएगा और सारे पेपर जो है 80-80 नंबर के होंगे, मतलब मैक्सिमम मार्क्स 80-80 नंबर का होगा। यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। अगर खंड की बात करें, सेक्शन की बात करें, तो गाइज आपको जो है बीएड फर्स्ट ईयर में सारे पेपर में 3-3 सेक्शन करने होंगे, मतलब 3-3 सेक्शन देखने को मिलेगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, खंड आ, खंड बा, खंड सा। अगर सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए जो है आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, सेक्शन बी जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, एंड सेक्शन सी जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। अगर गाइज यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करें, सेक्शन ए की बात करें, तो मैं इसके पहले 2 वीडियो में आपको सेक्शन ए का आंसर प्रोवाइड कर दी हूँ। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं वॉच किया है तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जहाँ पर मैं आपको उस 2 वीडियो का लिंक दे रही हूँ। आप उस दोनों वीडियो को वॉच कर सकते हैं। पार्ट फर्स्ट वीडियो में सेक्शन ए के फर्स्ट से लेके 5th क्वेश्चन का सलूशन दी हूँ, एंड पार्ट 2 वीडियो में जो है 6th से लेके 10th क्वेश्चन का सलूशन दे दी हूँ। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके वीडियो वॉच कर सकते हैं, या आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर के सलूशन वाले सीरीज को आप वॉच कर सकते हैं, प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं। तो गाइस, चलिए हम डिस्कशन करते हैं सेक्शन बी की। अगर खंडबा की बात करें तो खंडबा जो है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसे लघुत्तरीय प्रश्न कहते हैं। यहाँ एक नोट लिखा गया है। नोट क्या लिखा गया है? अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 201, मतलब सारे क्वेश्चन के आंसर दीजिए, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में होने चाहिए। अगर सारे प्रश्न के उत्तर की बात करें गाइस, तो आपको टोटल जो है 5 क्वेश्चन करने होंगे। टोटल कितने क्वेश्चन करने हैं? 5 क्वेश्चन करने हैं, और पाँचों क्वेश्चन 6-6 नंबर के हैं। हर क्वेश्चन 6-6 नंबर के हैं, मतलब सेक्शन बी जो है आपका 30 नंबर का है। अगर गाइज आपको सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन 1-1 नंबर के रहेंगे, तो सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन 8-8 नंबर के रहेंगे, तो आपका सेक्शन बी 40 नंबर का बनेगा। लेकिन यहाँ पे एग्जामिनेशन 2020 के क्वेश्चन पेपर में सेक्शन ए से 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए सेक्शन बी से जो है 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए सेक्शन बी के अगर पहले क्वेश्चन की बात करें गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपको करने रहेंगे, 5 क्वेश्चन में आपको हर क्वेश्चन में ऑप्शन मिलेगा। आप या तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए या इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मतलब 2 में से 1 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सेक्शन बी के पहले क्वेश्चन की अगर बात करें, क्या पूछा गया? शिक्षा और मनोविज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। एजुकेशन एंड साइकोलॉजी आर कंप्लीमेंट ईच अदर, एक्सप्लेन इट। Educational and psychology are complementary to each other, explain it। या मतलब कि शिक्षा और मनोविज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं, इसकी व्याख्या कीजिए, या आप इसका आंसर दीजिए। किसका आंसर? शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की विवेचना कीजिए, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की विवेचना कीजिए। आज हम इस आंसर की बात करेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की विवेचना कीजिए। आज हम इस पर डिस्कशन करेंगे, जो कि इंग्लिश में कैसे पूछा गया है? डिस्कस द स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो गाइज चलिए शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की विवेचना करते हैं। और गाइज आपको एक इन्फॉर्मेशन ये दे रहे हैं कि
ऐसे ही हम आने वाली है, तो मेरा वीडियो का पार्ट नंबर 3 है, ऐसे पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8 ऐसे ही सीरीज चलता रहेगा एग्जामिनेशन 2020 का। जब पेपर फर्स्ट सेकंड कंप्लीट हो जाएगा, इसी तरीके से मैं आपका पेपर फर्स्ट, पेपर थर्ड सारे पेपर को कंप्लीट करा दूंगी और कोशिश करके प्रीवियस 5 ईयर का सोल्यूशन इसी तरीके से आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी। तो गाइज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, क्योंकि ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिद्ध होने वाला है। और गाइज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप टेट से रिलेटेड, सीटेट से रिलेटेड या बीएड कर रहे हैं, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। तो चलिए गाइस हम समझते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र। अगर शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की व्याख्या करें या उसके बारे में समझें तो क्या होता है शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के बारे में एक जो है वैज्ञानिक हैं जिसका नाम है स्किनर ने लिखा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान तथा प्रविधियाँ, मतलब जैसे तकनीकी से संबंधित है, जो सीखने की प्रक्रिया को अच्छी प्रकार से समझाने तथा आधुनिक निपुणता से निर्धारित करने से संबंधित है। आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र हैं। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। ये आज हम किस तरीके का क्षेत्र पढ़ेंगे। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र निम्न प्रकार हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आपने क्या समझा कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के बारे में एक वैज्ञानिक हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं स्किनर ने लिखा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान तथा प्रविधियां या तकनीकों से संबंधित है जो सीखने की प्रक्रिया को अच्छी प्रकार से समझाने तथा अधिक निपुणता से निर्धारित करने से संबंधित है। आधुनिक की प्रक्रिया को अच्छी प्रकार से समझाने तथा अधिक निपुणता से निर्धारित करने से संबंधित है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आगे की बात, आधुनिक शिक्षा मतलब आजकल की जो शिक्षा है, आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र निम्न प्रकार हैं। तो गाइस आधुनिक शिक्षा के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ 12 से 14 कुछ पॉइंट दिया गया है। 12 से 14 पॉइंट क्या दिया गया है कि आधुनिक शिक्षा के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है, प्रमुख क्षेत्र है, पहला क्षेत्र आता है आपका वंशानुक्रम, दूसरा विकास, तीसरा व्यक्तिगत विभिन्नता, चौथा व्यक्तित्व, पांचवा विशिष्ट बालक, छठा अधिगम प्रक्रिया, सातवां पाठ्यक्रम निर्माण, आठवां मानसिक स्वास्थ्य शिक्षण विधि, 10वां जो है वो है निर्देशन एवं परामर्श, 11वां मापन एवं मूल्यांकन, 12वां समूहगतशीलता अनुसंधान, किशोरा अवस्था। अगर इस आपके शिक्षण मनोविज्ञान की प्रमुख क्षेत्र और इस प्रमुख क्षेत्र को व्याख्या के तौर पर अगर देखें, शिक्षा की महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान में मनोविज्ञान सहायक होता है। शिक्षा की महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान में मनोविज्ञान क्या होता है, सहायक होता है। और यही सब समस्याओं या उनका समाधान शिक्षण मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र कहलाता है। मतलब कि शिक्षा के जो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं और उसके समाधान के लिए जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसी सब समस्याओं के समाधान में शिक्षा मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र नीचे व्याख्या किया गया है। अगर नीचे व्याख्या के तौर पर देखें शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र की, तो शिक्षा कौन दे, पहला कार्यक्षेत्र का व्याख्या यहाँ 10 से 12 पॉइंट कुछ दिया गया है शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र की व्याख्या। गाइज यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले आप जो शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में ये पॉइंट लिख लीजिएगा। इसके बाद आप लिख दीजिएगा शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र निम्न प्रकार हैं। आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र निम्न प्रकार हैं। ये 12 से 14 पॉइंट आप लिख दीजिएगा। इसके बाद आप जो है डाल दीजिएगा कि उसकी व्याख्या करते हुए शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की मतलब शिक्षा की महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान में मनोविज्ञान सहायक होता है और यही सब समस्याओं के समाधान के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र कहलाता है। तो गाइस
यहाँ पे 12 से मतलब कि 10 से 12 पॉइंट कुछ है व्याख्या के लिए, लेकिन आपको सिर्फ आंसर जो है शॉर्ट में 200 वर्ड में देना है। तो आप 5 से 6 पॉइंट अगर लिख देते हैं तो आपका पूरा आंसर कंप्लीट माना जाएगा। चलिए जानते हैं एक एक करके व्याख्या। शिक्षा कौन दे, अर्थात शिक्षा कैसा हो, मतलब शिक्षा कौन दे, शिक्षक कैसा हो। मनोविज्ञान शिक्षक को अपने छात्रों को समझाने में सहायता प्रदान करता है। मनोविज्ञान जो है शिक्षक को अपने छात्रों को समझाने के लिए सहायता प्रदान करता है। साथ ही यह भी बताता है कि शिक्षक को छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। एक शिक्षक का व्यवहार जो है पक्षपात रहित होना चाहिए, वो पक्षपाती नहीं होना चाहिए, उसमें सहनशीलता हो। मतलब कि शिक्षा मनोविज्ञान ये बताता है कि जो अध्यापक हैं या जो शिक्षक हैं उनमें सहनशीलता हो, धैर्य हो, अर्जनात्मक शक्ति होनी चाहिए, ये सारे गुण होने चाहिए। और ये सब सारे गुण की व्याख्या कौन करता है, शिक्षा मनोविज्ञान करता है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की, तो नेक्स्ट पॉइंट है विकास की विशेषताएं समझने में सहायता देता है। शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है विकास की विशेषता को समझने में सहायता देता है। प्रत्येक छात्र विकास की कुछ निश्चित अवस्था से गुजरते हैं। एक निश्चित अवस्था वो क्या होती है, वो 4 विकास की अवस्थाएं होती हैं। जैसे पहला अवस्था आपका आता है शैशवावस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष होता है। दूसरा अवस्था आता है बाल्यावस्था, 3 से 12 वर्ष का होता है। तीसरा अवस्था किशोरावस्था, 13 से 18 वर्ष होता है। चौथा अवस्था होता है प्रौढ़ा अवस्था, जो 18 से 21 वर्ष होता है। ये सारी विकास की चारों अवस्थाएं हैं और इसको समझने के लिए शिक्षक के पास क्या होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों को समझने कि कौन स्टूडेंट किस अवस्था में है, और इस सारी चीज़ों की जानकारी कौन देता है, शिक्षा मनोविज्ञान देता है। विकास की दृष्टि से इन अवस्थाओं की विशिष्ट विशेषताएं होती हैं, अपनी एक एक विशेषताएं होती हैं। जैसे 0 से 2 वर्ष की बालक की विशेषता अलग होगी, 3 से 12 वर्ष की बालक की विशेषता अलग होगी, किशोरावस्था में 13 से 18 वर्ष की उम्र में अलग ही विशेषता होती है विकास की, और प्रौढ़ा अवस्था में 18 से 21 साल के लिए अलग ही अवस्था होती है। तो मतलब विकास की दृष्टि से इन अवस्थाओं की विशिष्ट विशेषताएं होती हैं। यदि शिक्षक इन विभिन्न अवस्थाओं की विशेषताओं से परिचित है, मतलब शिक्षक जानता है कि इस आयु से इस आयु तक के बालक के अंदर ये गुण है और ये विशेषता होनी चाहिए, ये क्वालिटी होना चाहिए, वह अपने छात्रों को भली प्रकार समझ सकता है। अगर अध्यापक को ये चीज़ पता है तो अपने छात्र को अच्छे से समझ सकता है और छात्रों को उसी प्रकार से निर्देशन देकर उसका लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता देगा। फिर जो है जब अध्यापक ये समझ जाएगा कि बालक इस अवस्था में है, इसके पास ये जानकारी होनी चाहिए, तो उसी प्रकार से वो उसको जो है मोटिवेट करेगा और उस बालक के लक्ष्य के प्राप्ति के लिए क्या होगा, एक अध्यापक सहायक सिद्ध होगा। और ये सारी चीज़ें अध्यापक के अंदर कहाँ से आएगी, शिक्षा मनोविज्ञान से आएगी। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र हो गया। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट की अगर बात करें शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की, तीसरा पॉइंट है शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को सीखने की प्रक्रिया से परिचित कराता है। ऐसा देखा जाता है कुछ शिक्षक कक्षा में पढ़ाते समय अधिक सफल साबित होते हैं तथा कुछ अपने विषय पर अच्छा ज्ञान होने पर भी कक्षा शिक्षण में असफल होते हैं। इसका रीजन क्या है, ऊपर वाली बात को समझना। अवस्था को समझ जाता है शिक्षक तो वो अच्छे से भली भांति तरीके से वो पढ़ा भी सकता है, बता भी सकता है, समझा सकता है। लेकिन कुछ अध्यापक ऐसे होते हैं कि उनको ज्ञान होता है लेकिन उनको जो है साइकोलॉजी का ज्ञान नहीं होता है, तो शिक्षण मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं होता है। उसी की वजह से उनको अगर सब्जेक्ट का ज्ञान है तब भी वो जो है एक अच्छा कुशल अध्यापक नहीं साबित हो सकते हैं। प्रभावपूर्ण ढंग से शिक्षण करने के लिए शिक्षक को सीखने की विभिन्न सिद्धांत का ज्ञान, सीखने की समस्याओं एवं सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों और उनको दूर करने के उपायों की जानकारी होनी चाहिए, तभी वह छात्रों को सिखाने के लिए प्रेरित करता है। इसके बाद गाइस अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के, तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र का चौथा पॉइंट क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान कराता है। संसार के कोई भी 2 व्यक्ति बिल्कुल एक से नहीं होते। ये तो बात ऑब्वियस सी बात है कि संसार के 2 व्यक्ति बिल्कुल एक से नहीं होते हैं। तो इस चीज़ की जानकारी जो है कौन कराता है, शिक्षक मनोवैज्ञानिक तरीके से ही हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं ये लोग जो है एक तरीके के नहीं हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने में विशिष्ट व्यक्ति हैं। एक कक्षा में शिक्षक को 30 से
50 छात्रों को पढ़ाना होता है जिनमें अत्यधिक व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। यदि शिक्षक को इस बात का ज्ञान हो जाए तो वह अपनी शिक्षण संपूर्ण छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाला बना सकता है। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी शिक्षक को कहाँ से मिलेगी? शिक्षक मनोविज्ञान के थ्रू मिलेगी। तो गाइज इसके बाद अगर हम शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के 5वें पॉइंट की बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र का 5वां पॉइंट क्या है? व्यक्ति के विकास पर वंशानुक्रम एवं वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, यह मनोविज्ञान बताता है। वंशानुक्रम किसी भी गुण की सीमा निर्धारित करता है और वातावरण उस गुण का विकास उसी सीमा तक करता है। मतलब कि वंशानुक्रम जो है गुण की सीमा को निर्धारित करता है और वातावरण जो है उस गुण का विकास उसी सीमा तक करता है। अच्छा वातावरण भी गुण को उस सीमा के आगे विकसित नहीं कर सकता। मतलब अगर उसे अच्छा वातावरण मिलता है लेकिन वंशानुक्रम में उसका वो गुण नहीं सम्मिलित है तो क्या होगा? अच्छा वातावरण भी गुण को उस सीमा के आगे विकसित नहीं कर सकता। कौन सी सीमा के आगे? जो उसको वंशानुक्रम से मिला हुआ सीमा है उस सीमा के आगे नहीं डेवलप कर सकता है वातावरण। तो ये हो गई वंशानुक्रम का एवं वातावरण का प्रभाव शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में। इसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र की अगर छठे पॉइंट की बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की छठा पॉइंट क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र का छठा पॉइंट है पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता। शिक्षा मनोविज्ञान जो है ये पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायता करता है। कैसे सहायता करता है? विभिन्न स्तरों के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम बनाते समय मनोवैज्ञानिक सिद्धांत सहायता पहुँचाते हैं। विभिन्न स्तरों के छात्रों के लिए जो है पाठ्यक्रम बनाते समय क्या होता है? मनोवैज्ञानिक सिद्धांत सहायता पहुंचाते हैं। ये जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं ये जो है विभिन्न प्रकार के जो भी हम पाठ्य निर्माण करते हैं उसमें क्या करता है? सहायता पहुंचाता है। छात्रों की आवश्यकताओं उनके विकास की छात्रों की जो आवश्यकता है उनके विकास की विशेषताओं, सीखने के तरीके व समाज की आवश्यकताएं यह सब पाठ्यक्रम में परिलक्षित होनी चाहिए। मतलब पाठ्यक्रम में बताया होना चाहिए कि जो है आवश्यकताओं के बारे में, विकास के बारे में और सीखने के तरीके के बारे में ये सारी चीज़ों की जानकारी किसमें होनी चाहिए? पाठ्यक्रम में होनी चाहिए। फिर पाठ्यक्रम में व्यक्ति व समाज दोनों की आवश्यकताओं को सम्मिलित रूप में रखना चाहिए। इसके बाद गाइज अगर 7वें पॉइंट की बात करें तो 7वां पॉइंट आपका क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र का 7वां पॉइंट कहलाता है मनोविज्ञान विशिष्ट बालकों की समस्याओं एवं आवश्यकताओं का ज्ञान शिक्षक को देता है। मतलब जो शिक्षा मनोविज्ञान होता है, जो विशिष्ट बालक होते हैं, डिफरेंस होते हैं एकदम, उनके अंदर कोई कमी होती है या वो बहुत ही तेज होते हैं, उनकी जो पहचान है वो शिक्षा मनोविज्ञान के थ्रू ही एक अध्यापक समझ सकता है, जिससे शिक्षक इस बच्चों को अपनी कक्षा में पहचान सके, उनको आवश्यकता अनुसार मदद कर सके, उनके लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन कर सके या परामर्श कर सकें। क्या कर सकें? उनके लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन कर सकें, वह परामर्श कर सकें। इसके बाद गाइज 8वें पॉइंट की अगर बात करें शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र का 8वां पॉइंट है मानसिक स्वास्थ्य का ज्ञान। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान के थ्रू ही एक शिक्षक को ज्ञान हो सकता है कि ये बालक जो है मानसिक स्वस्थ है या अथवा नहीं है। तो मानसिक स्वास्थ्य का ज्ञान भी शिक्षक के लिए लाभकारी होता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण को पहचान कर तथा ऐसा प्रयास करना चाहिए कि उनकी इस स्वस्थता को रखा जाए, उनकी स्वस्थता को क्या हो? बनाए रखा जा सके। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान के थ्रू ही पता चल सकता है कि बालक कितना मानसिक स्वस्थ है और उसकी स्वस्थता को रखा जा सके और उस बालक को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास भी एक शिक्षक करता रहे। इसके बाद गाइज अगर हम बात करें 9वें पॉइंट की शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की, तो 9वां पॉइंट यहाँ पे आपका क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र 9वां पॉइंट है मापन व मूल्यांकन के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का ज्ञान भी मनोविज्ञान से मिलता है। जो भी मापन है, मूल्यांकन के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का ज्ञान जो है वो मनोविज्ञान से मिलता है। वर्तमान परीक्षा प्रणाली से उत्पन्न छात्रों में डर,
चिंता, नकारात्मक प्रवृत्ति जैसे आत्महत्या करने से छात्रों के व्यक्तित्व का विघटन, साथ ही समाज का भी विघटन होता है। अतः सीखने के परिणामों का उचित मूल्यांकन करना तथा उपचारात्मक शिक्षण देना शिक्षक का ध्येय होना चाहिए। तो ये मापन और मूल्यांकन का कार्य भी कौन करता है? शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र करता है, जो कि शिक्षा मनोविज्ञान के थ्रू पता चलता है। इसके बाद गाइस अगर 10वें पॉइंट की बात करें शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की, तो 10वां पॉइंट यहाँ पे क्या है शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र का? शिक्षा मनोविज्ञान सामूहिक गतिविधियाँ, मतलब कि ग्रुप जो डायनामिक्स है, शिक्षण मनोविज्ञान ग्रुप डायनामिक्स का ज्ञान कराता है। वास्तव में शिक्षक एक अच्छा पथ प्रदर्शक, निर्देशक व कुशल नेता होता है। समूह गतिविधियों के ज्ञान से वह कक्षा रूपी समूह को भली प्रकार संचालित कर सकता है और छात्रों के सर्वांगीण विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकता है। तो ये हो गई 10वां पॉइंट। इसके बाद गाइस 11 से लेके 12 ही पॉइंट है। इसमें लास्ट के 2 पॉइंट सुन लीजिएगा शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र का। लास्ट का 2 पॉइंट क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान बच्चों को शिक्षित करने संबंधी विभिन्न विधियों के बारे में अध्ययन कराता है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान बच्चों को शिक्षित करने संबंधित विभिन्न विधियों के बारे में अध्ययन कराता है और खोज कराता है कि विभिन्न विषयों जैसे गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा, साहित्य को सीखने से संबंधित सामान्य सिद्धांत क्या है। इस सारी चीज़ों को, जैसे गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा, साहित्य को सीखने के समान सिद्धांत क्या हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी कौन कराता है? शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र कराता है। इसके बाद लास्ट पॉइंट की अगर बात करें शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की, तो गाइस आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के बारे में लास्ट पॉइंट ये है कि शिक्षा मनोविज्ञान विभिन्न प्रकार के रुचिकर प्रश्नों जैसे बच्चे भाषा का प्रयोग करना कैसे सीखते हैं या बच्चों द्वारा बनाई गई ड्राइंग का शैक्षिक महत्व क्या होता है पर भी विचार करता है। तो गाइज ये हुई बात शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की। यहाँ पे 10 से 12 पॉइंट आपको दिया गया है और गाइज स्टार्टिंग में कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के बारे में स्किनर के अनुसार। इसके बाद जो है इस 12 से 14 पॉइंट है जिसमें जो है शिक्षा मनोविज्ञान आता है, ये क्षेत्र होता है और इसी 10 से 11 पॉइंट को सम्मिलित करते हुए शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की एक एक पॉइंट करके व्याख्या करते हैं कि कैसे यूजफुल होता है शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र। अगर गाइज आपको इस टॉपिक का मतलब शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की विवेचना को नोट करना है तो आप स्क्रीन को स्क्रॉल करके पॉज करके अपने कॉपी में नोट्स लिख लीजिए, मतलब अपने कॉपी में इस आंसर को छाप सकते हैं और 200 वर्ड से ज़्यादा आपको आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 5 से 6 पॉइंट इसमें लिख देते हैं तो आपका पूरा आंसर क्या होगा? कंप्लीट माना जाएगा। और गाइज अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लाइक शेयर करना मत भूलिएगा क्योंकि गाइज ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला होगा। जी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको ये देना चाहेंगे, ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगा, जैसे पार्ट 3 है ऐसे ही पार्ट 4, 5, 6 चलता रहेगा जब तक एग्जामिनेशन 2020 का पेपर सेकंड कंप्लीट नहीं हो जाता। एग्जामिनेशन पेपर सेकंड जैसे ही कंप्लीट होता है इसके बाद हम नेक्स्ट पेपर उठा लेंगे और हमारा टारगेट रहेगा कि हम आपको अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दूं। साथ में आपको बीएड से रिलेटेड हो, कोई भी स्टूडेंट हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहा हो, सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक करा दें, अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से कवर करा दें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को। जैसे शिक्षा आज का ही टॉपिक क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र। ये तो पूछा गया है राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में, लेकिन ये हर यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। अब हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।